दोस्तों नमस्कार। 10 बरस बहुत होते हैं। सत्ता में रहने के 10 बरस या फिर सत्ता में रहते हुए परिवर्तन की दिशा में उठे हुए कदमों के 10 बरस बहुत होते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री पहली बार एक साथ उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले जो बीजेपी के हैं, उन राज्यों के डिप्टी सीएम से मिले जो बीजेपी के हैं। खुद दिल्ली में जो कद्दावर नेताओं की पहचान है वह भी इस बैठक में थे। और इस बैठक के भीतर में सही मायने में बीजेपी की जो तस्वीर उभर कर आ रही थी वो तस्वीर चौंकाने वाली तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूरी बीजेपी कैसे बदल गई, राज्यों को चलाने वाले नेताओं की तस्वीर कैसे बदल गई, नेताओं का अपना राजनीतिक अनुभव कैसे इस दौर में बेमानी हो गया और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे और उनके राजनीतिक अनुभव को देखकर अब कोई भी कह सकता है कि यह वह बीजेपी नहीं है। लेकिन संयोग ऐसा है कि 2 दिनों तक, कल और आज शाम 4 बजे तक, प्रधानमंत्री जब बैठक के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से निकल रहे थे तो उस वक्त उनके चेहरे को पढ़ा जा सकता था। उस चेहरे के आश्रय हो सकता है उस पुराने अतीत की बीजेपी याद हर किसी को आ रही हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब लाल कृष्ण आडवाणी थे, जब मुरली मनोहर जोशी थे, या फिर उस दौर को छोड़ भी दीजिए तो किस तरीके से एक वक्त अरुण जेटली की सक्रियता, सुषमा स्वराज की मौजूदगी और मनोहर पारिकर का होना, लेकिन अब कोई नहीं है। इस दौर में यशवंत सिन्हा को भी याद कीजिए और अरुण शौरी को भी याद कीजिए। अब यह भी नहीं है साथ में बीजेपी के। इस दौर में आप नितिन गडकरी को भी याद कर सकते हैं, जिनकी अपनी पहचान और पहचान के आश्रय अपने तरीके से काम करने का तरीका, लेकिन वह भी तो संसदीय बोर्ड से हटा दिए गए। और उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस दौर में जो सहयोगी बीजेपी के साथ रहे, इन 10 वर्षों में उन्होंने भी हिचकोले खाए, साथ छूटा तो पार्टी भी तोड़ डाली। यह शिवसेना का जिक्र है, लेकिन अकाली भी साथ नहीं रहे। जनता दल यूनाइटेड ने इसी दौर में 2 बार पाला बदल लिया, यानी बादल हो, ठाकरे हो या नीतीश कुमार हो। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे इस मीटिंग के भीतर झांकने की कोशिश करेंगे तो कई सवाल आपके जहन में होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री आखिरी वक्त में आपके जहन में विजय रूपाणी याद आ सकते हैं। अब कौन है आप शायद कहेंगे, नाम याद नहीं आ रहा। कर्नाटक के येदियुरप्पा याद होंगे, लेकिन क्या वो मई याद है आपको, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जो जनता दल वाले थे? वो नहीं। इस दौर में क्या आपको राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री है सोचना पड़ रहा है? वसुंधरा राजे नहीं, अब तो भजनलाल शर्मा है। इस दौर में मध्य प्रदेश में भी अब शिवराज सिंह चौहान नहीं, जो इस मीटिंग में नहीं थे क्योंकि वह मुख्यमंत्री नहीं है। तो इस दौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव थे। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को लेकर आपके जहन में वाजपेयी जी के दौर की चीजें याद आ सकती हैं, लेकिन इस वक्त विष्णुदेव साय थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर एक झटके में बनाए गए और एक झटके में हटा दिए गए। अब उनके जगह जो नायब सिंह सैनी आए हैं, हो सकता है आपको चेहरा पहचानने में दिक्कत हो जाए। उत्तराखंड में धामी की पहचान तो तमाम पर्यटन के आश्रय जो धार्मिक स्थल या फिर हिमालय की गोद में बसे गांव में जिस तरीके से ड्रिल मशीनें चलती हैं और जो परेशानियां हो रही है, उस आश्रय यह चेहरा जहन में आ सकता है। और इस तस्वीर को जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो हो सकता है महाराष्ट्र में आप देवेंद्र फडणवीस को सब कुछ मान बैठे, जो मुख्यमंत्री भी बने और चंद दिनों के बाद डिप्टी सीएम भी बन गए। सरकार अपनी ही है, लेकिन मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पद पर प्रमोशन हो गया। जी नहीं, प्रमोशन ही कहिए, डिमोशन क्या कहें। इस दौर में बिहार के भीतर सुशील मोदी नहीं रहे, लेकिन नेताओं की फेरिस्त में आपके जहन में डिप्टी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी भी आपके जहन में इस दौर में निकल कर आ सकते हैं। बंगाल के भीतर तो सत्ता है नहीं, लेकिन वह तो टीएमसी से निकले नेता शुवेंदु अधिकारी हैं, जो लगातार कहते हैं जो साथ वो साथ, जो अलग उससे हम भी अलग, यानी सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा। बहुत कुछ इस दौर में बदल गया और इस बदलती हुई प्रक्रिया में 2 दिनों का मंथन बीजेपी करती रही। वो जान रही है कि अब उसके पुराने मुद्दे, उसकी उम्र खत्म हो गई। वो जान रही है कि 2024 के चुनाव ने उसे पाठ पढ़ा दिया है, एक ऐसा पाठ जिसमें वह किस जाति की नाव पर सवार हो और किस धर्म के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण की दिशा में बढ़े, सब कुछ तो चूक रहा है। यहां तक कि ग्रामीण भारत भी चूक रहा है और शहर के भीतर भी लोगों में गुस्सा है।
लेकिन इसके ठीक समानांतर जो राजनीति इस देश में पनपी, उसमें संयोग से राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दो ऐसे चेहरे के तौर पर उभरे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के भीतर ही नहीं बल्कि समूचे देश के भीतर राजनीतिक प्रयोग के जरिए जो बड़ा मैसेज दिया वह बीजेपी के लिए है। बीजेपी तो अपनी ताकत, अपने चेहरे के आश्रय लिए गए निर्णय, इसी के इर्द गिर्द घुमड़ती रही। इसीलिए 2024 में जो फैसला लिया उस पर उसे नाज रहा। लेकिन क्या अब भी यह नाज है? इस मीटिंग के भीतर ऐसा क्या हुआ? यह नाज है या नहीं है? क्योंकि चंद नामों को अगर याद कीजिए, जनरल वीके सिंह इस बार टिकट नहीं मिल पाया, वरुण गांधी इस बार टिकट नहीं पा पाए, जयंत सिन्हा इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। जो बीजेपी की सोच के साथ, बीजेपी के भक्ति भाव के साथ, बीजेपी के एजेंडे और स्ट्रेटजी के साथ जुड़े रहे, उसमें एक नाम तो पूनम महाजन का आएगा, लेकिन इस बार नहीं है वो नाम, नहीं लड़ पाई। साध्वी प्रज्ञा, उस चेहरे के आश्रय भी बहुत राजनीति साधी गई, लेकिन वह भी नहीं है। इस दौर में प्रवेश वर्मा भी आपको याद आ सकते हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, वह भी गायब हो गए। इसी दौर में विधोड़ी, रमेश विधोड़ी, वह भी तो गायब है। आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि असम के मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से निकल कर आए, हेमंत विश्व शर्मा, और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, जो एक वक्त विश्व हिंदू परिषद के साथ, अशोक सिंघल के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री की बैठकों में वो नहीं जाते हैं, और मुख्यमंत्री आरएसएस से नहीं निकले हैं, वह तो हिंदू महासभा से निकले हैं। जी, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द का ताना बाना दिल्ली को परेशान कर रहा है, क्योंकि जो फहरिस्त बैठक के भीतर नजर आई उसने 3 बातें खुले तौर पर कह डाली। पहली बात तो यह थी कि इस देश के भीतर हो रहे राजनीतिक बदलाव में बीजेपी है कहां पर। दूसरा सवाल, अगर बीजेपी नहीं है तो उसकी जगह कौन लेने को तैयार है उत्तर प्रदेश में और इस देश के भीतर। तीसरा सवाल, अगर बीजेपी कहीं नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनकी नीतियों को याद करके चुनाव मैदान में जाया जाए या ना जाया जाए। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घुमड़ते घुमड़ते बात राहुल की ताकत और अखिलेश का उत्तर प्रदेश में सेंध लगाना। इन 2 बातों पर बात इसलिए आकर टिक गई क्योंकि राहुल का उभरना प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि अमित शाह के लिए भी चेतावनी है। अखिलेश का उभरना उत्तर प्रदेश के भीतर सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं बल्कि दिल्ली और यूपी के बीच या दिल्ली और लखनऊ के बीच जो घमासान मचा रहा, उसके जरिए कहीं अखिलेश यादव बढ़ते तो नहीं जा रहे हैं, यह सवाल भी उठा और उठना लाजमी था। तो बात आज शुरू कहां से की जाए? सबसे बड़ी बात तो इस बात को लेकर की जाए कि जब बैठकों का सिलसिला होता है और जिसने भी 2014 से पहले की बैठकों में बीजेपी की बैठक में देखा हो, समझा हो, परखा हो, वो चाहे कोई रिपोर्टर हो, चाहे कैमरामैन हो या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हो, लेकिन हंसी ठहाका और उन सब के बीच बातचीत के तौर तरीके हर किसी को याद आने चाहिए, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस तस्वीर के भीतर एक खामोशी है। एक दूसरे के प्रति अच्छी राय हो या ना हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा जरूर है, सम्मान तक नहीं है। ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। इसमें अमित शाह का आना, योगी का उनकी तरफ देखना नहीं, अमित शाह का भी नहीं देखना, लेकिन राजनाथ सिंह का आना, योगी का उनको प्रणाम करना और बगल में बैठने का आग्रह करना, अमित शाह का योगी से आगे निकल जाना और उसके बाद सामने खड़े दूसरे नेताओं को प्रणाम करना, प्रधानमंत्री का आना और सब किसी रोबोट की तरह खड़े हों एक खामोशी के साथ। एक ऐसी खामोशी, तस्वीर देखिए। यह तस्वीर देखकर आपको लग सकता है शायद इस देश की कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी को बहुत जबरदस्त घाटा हो गया है और नुकसान इतना ज्यादा है कि उस कंपनी से जुड़े अधिकारी या सीईओ कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और उस कंपनी के मालिक कहीं विदेश में रहते हैं, वो आए हैं तो सब कोई खामोशी से खड़े हैं। जी नहीं, बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है। बीजेपी तो स्वदेशी की बात करती है। बीजेपी तो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में भी विदेशी और पूंजी निवेश को लेकर विदेशी कंपनियों को आने देना नहीं चाहती है।
बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो दूसरी राजनीतिक दलों से बिल्कुल अलग दिखती है। बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो लोगों की संवेदनशीलता और उनकी भावुकता ही नहीं बल्कि भावनाओं के साथ जुड़कर नियम कायदे बनाती है। और बीजेपी तो ऐसी पार्टी बिल्कुल नहीं कि अपने ही नेता कार्यकर्ताओं के साथ वो खामोशी के साथ सब कुछ सहते चले जाए। जी नहीं, बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जब इस देश के भीतर मंदिर का भी आंदोलन चल रहा था तब भी हंसी ठहाके के बीच उन परिस्थितियों को परखा जाता था कि आने वाले वक्त में कौन सी लकीर चलनी है और किस लकीर को खींचना है, और उस लकीर पर जो चलते हुए आगे की लकीर खींचनी है उसको लेकर भी स्ट्रेटजी बनती थी। लेकिन यह बिल्कुल नई बीजेपी है जिसके पास शायद भविष्य को लेकर कौन से मुद्दे होने चाहिए वो है या नहीं है, यह शायद ठीक वैसी ही परिस्थिति है जिसमें अतीत की परिस्थितियों को बदलने की स्थिति में कोई नहीं है। कोई यह कहने को तैयार नहीं कि 2024 में बीजेपी हारी है। इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि 2024 में बीजेपी जीती है और इसी का गुणगान करते हुए जब बैठक शुरू होती है तो उसमें इस बात की गूंज होती है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री, नेहरू के बाद प्रधानमंत्री, और इस दौर में हमारे सामने जो नीतियां हैं और हमें जिसे लागू करना है उस पर ध्यान देना जरूरी है। और चेहरा एक ही है, नेता एक ही है। इस देश में नीतियां उसी नेता के आश्रय चलती है। यह अलग मसला है 2024 में सारी परिस्थितियां लोकसभा इलेक्शन में पलट गई, लेकिन नहीं, इस दौर के भीतर में अतीत के तमाम चीजों पर पर्दा डालिए लेकिन उन्हीं चीजों को सामने रखिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर में जल से नल से जल हो, या फिर जो भी फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए वही विधानसभा चुनाव में काम करेंगे। लेकिन फिर वही सवाल, इस दौर में बीजेपी अगर चूक गई तो आप कहें या ना कहें लेकिन जानते समझते तो सब कोई है, क्योंकि जो आंकड़े बतलाते हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले नहीं हैं, बल्कि बीजेपी जनता के साथ कैसे कटती चली गई और वोट उसके पक्ष में क्यों नहीं पड़ा, यह सवाल कमोवेश हर जगह पर है। लेकिन जो अनुभवी नेता हैं अगर उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया और नई कतार सामने खड़ी है, यह कहकर खड़ी है कि दरअसल कभी ना कभी तो परिवर्तन होना ही था, तो देखिए परिवर्तन के साथ एक बीजेपी खड़ी है, तो अगला सवाल कोई भी करेगा। इस पूरी भीड़ के भीतर एक ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसको लेकर दिल्ली ने अपनी उंगली नहीं रखी। गुजरात में रखी, कर्नाटक में रखी, राजस्थान में रखी, मध्य प्रदेश में रखी, छत्तीसगढ़ में रखी, हरियाणा में रखी, उत्तराखंड में रखी, एक वक्त हिमाचल में रखी, एक वक्त महाराष्ट्र में रखी, एक वक्त बिहार के भीतर अपने अनुकूल नेता चुना, एक वक्त बंगाल के भीतर चुना, और होते होते बात डिप्टी सीएम तक चलती चली गई। और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, बिहार के, राजस्थान के तमाम जगहों के डिप्टी सीएम इस दौर में मौजूद थे, नागालैंड के भी मौजूद थे। लेकिन सवाल यह था इस दौर में जो राजनीति बदल रही है उसको पकड़ा कैसे जाए। और यह स्थिति इसलिए जरूरी है क्योंकि आज ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने विधानसभा के भीतर विपक्ष के नेता के तौर पर माता प्रसाद पांडे जी को रख दिया, यानी एक ब्राह्मण को लाकर सामने बैठा दिया, यह जानते समझते हुए कि ब्राह्मणों के वोट बीजेपी के पक्ष में जाएंगे या एक वक्त कांग्रेस के साथ थे लेकिन मंडल से निकले हुए राजनीतिक दलों के साथ नहीं जाएंगे। बावजूद इसके उन्होंने समझा बूझा और सामाजिक समीकरण और राजनीतिक परिस्थितियों को परखकर माता प्रसाद पांडे, जो एक वक्त उत्तर प्रदेश में स्पीकर भी रह चुके हैं, मंत्री तो कई बार रह चुके हैं और 7 बार जीते हैं। अगर 2017 का चुनाव छोड़ दीजिए तो 1980 से लेकर 2022 तक 7 बार विधानसभा चुनाव वह जीते हैं। और इस वक्त विधानसभा में 403 में से 111 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। मैसेज सबसे बड़ा यह है कि सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर के हालातों में जो स्थिति निकल कर आई उसमें पहली बार यह भी नजर आया कि अगर अपर कास्ट को छोड़ दीजिए, ऊंची जाति को छोड़ दीजिए, जिसके 79% वोट एनडीए के पक्ष में गए, अगर उसको आप छोड़ दीजिए तो कहीं भी किसी भी हालत में कोई भी ऐसा तबका नहीं जिसमें आप कह पाए कि हां बीजेपी को 50% वोट मिले हो। यादव के वोट मिल नहीं सकते हैं जो पूरी एनडीए को 15% मिले। इस दौर में मुस्लिमों के वोट सोचना बेकार है, सिर्फ 2% मिले एनडीए को। अदर ओबीसी में आइएगा तो उसमें बीजेपी के हिस्से में लगभग 43-44% वोट आए। कुर्मी कोयरी के वोट में आइएगा तो लगभग 48% वोट बीजेपी के हक में आए। जाटव के हिस्से में आइएगा तो बीजेपी के हक में वह सिर्फ 19% वोट आए। बाकी जो सहयोगी थे उनके मिले तो 24% तक पहुंच गए।
और इस परिस्थिति में नॉन जाटव दलितों को देखिएगा तो वह भी बीजेपी के पक्ष में 21% से ज्यादा आए नहीं, बाकी 8% वोट सहयोगियों को पड़ गए। यानी एक ऐसी परिस्थिति है कि जो ऊंची जाति और यादव को लेकर और ऊंची जाति को लेकर उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों में जो राजनीतिक प्रयोग अब अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे के जरिए सामने रख दिया, यह दरअसल वो बिसात नहीं है जिस बिसात को बीजेपी के भीतर दिल्ली में बैठकर अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों को बैठाया गया, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आगे देख नहीं पाते हैं और उन्हें देखना हो तो अब दिल्ली देखना होगा और दिल्ली को अपने संगठन सचिव के आसरे पूरे प्रदेश को चलाना होगा। यह राजनीति की काट कोई समझ नहीं पा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा सवाल था कि जो यूपी की लड़ाई है, लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है, उसको टाल दीजिए तो अच्छा है, अन्यथा 3 महीने के बाद जिस महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड में चुनाव होने हैं उसके बाद तो जो होगा तब देख लेंगे। और शायद इसीलिए इस 3 महीने की परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किए गए या केंद्र सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम ही राज्यों में असर डालेंगे। यह अलग मसला है कि अगर राज्यवार की परिस्थिति को आप परखना शुरू करें तो हरियाणा के भीतर जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां की परिस्थिति बतलाती है कि जाट वोट लगभग 23% बीजेपी का कम हो गया। एक झटके में जो 50% था वो 27% पे आ गया। जो अपर कास्ट का वोट बीजेपी का था उसमें 8% की कमी आ गई, 74 था तो वो 66 पर आ गया। ओबीसी जो 73% पे था वो घटकर 44 पे आ गया, 29% वोट कम हो गए। दलितों के वोट जो 58% थे उसमें 34% की गिरावट आई, सिर्फ 24% पर वो आकर टिक गए। और यही स्थिति महाराष्ट्र के भीतर की निकल कर आई, जहां पर अपर कास्ट के जो बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 33% वोट आए, मराठा वोट 27% आए, ओबीसी वोट सिर्फ 33% आए, दलित के वोट 24% आए, आदिवासियों के वोट 30% आए। यह मैसेज इतना बड़ा है कि अब उसको कैसे साधा जाए, और शायद इसीलिए वो ताकतवर बीजेपी अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री 2 दिनों तक जो मंथन दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर करते रहे, उसके बाद क्या निकला होगा, कैसे निकला होगा, हमें लगता है उसके लिए एक तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है। यह तस्वीर प्रधानमंत्री जब बैठक के बाद आज शाम 4 बजे निकल रहे थे तो उनको छोड़ने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह, ये तीनों निकल कर आए। जरा देखिए, उस चेहरे को पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि इस बैठक के 2 दिनों के मंथन के बाद प्रधानमंत्री के ज़हन में क्या हो सकता है या बीजेपी की स्थिति कैसी है। असल में कल प्रधानमंत्री को इस बात का गुस्सा था कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक बुलाते हैं तो उसमें डिप्टी सीएम क्यों नहीं जाते हैं, वो केशव मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हों, क्यों नहीं गए। यानी आप अनुशासन तोड़ रहे हैं। आज इस बात को लेकर संतोष था कि चलिए कल का गुस्सा कल तक, अब एक नई परिस्थिति को सामने लेकर आया जाए जिससे आने वाले वक्त में दिल्ली बचेगा तभी तो लखनऊ बचेगा। और जो सोच रहे हैं कि लखनऊ बच जाएगा, दिल्ली बचे या ना बचे, वो शायद किसी भ्रम में है। यह मैसेज बहुत हल्की लकीर के आसरे चलता जरूर है, लेकिन इसके दायरे में हर राज्य का मुख्यमंत्री आ जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को छोड़कर अगर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, यहां तक कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद थी, एक झटके में वह डिप्टी सीएम बन गई, वो समझ नहीं पाई, और तो और फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास आ गई। यानी ये पतली सी हल्की सी लकीर महीन नजर तो आती है, लेकिन इसका असर बड़ा तीखा है। और शायद जो तस्वीर हमने आपको दिखलाई प्रधानमंत्री के चेहरे की गाड़ी में बैठे हुए, उस तस्वीर का आस यह है कि 2 दिनों की बैठक के बाद जो 3 सबसे बड़े मैसेज निकल कर आ रहे हैं, उसमें अगला सवाल यही है कि बीजेपी की पहचान 2014 के बाद से
किसी मुद्दे को लेकर नहीं रही बल्कि चुनावी जीत को लेकर रही। और चुनावी जीत अगर अब राज्यों में नहीं होगी तब क्या होगा? यानी जो आपका ब्रह्मास्त्र है, जो आपकी पहचान है, जो आपकी विचारधारा है, अगर वही हार गए तो इसका मतलब है दिल्ली हार गए। अगला सवाल, क्या बीजेपी के देश भर में कार्यकर्ता और आरएसएस के तमाम स्वयंसेवक जो इस देश के भीतर चुनाव के वक्त निकले या नहीं निकले, इसको भी सस्पेंस के तौर पर अभी भी देखा परखा जाता है? तो इन सब से हटकर क्या एक बड़ा कैडर बीजेपी का मोदी को छोड़कर कहीं शिफ्ट होने की तैयारी कर चुका है? सिर्फ वो इंतजार कर रहा है कि कोई नेता सामने तो आए। और उन नेताओं की पहचान में एक नाम योगी आदित्यनाथ का है और दूसरी तरफ अमित शाह खड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि सामान्य तौर पर मोदी के बाद कौन? ये सवाल तो उन्हीं पर आकर टिकना चाहिए। देश के गृह मंत्री वह हैं। दूसरी तरफ इस देश के भीतर में बीजेपी का जो पारंपरिक खांटी वोटर है, खांटी तरीके से उनके भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, उसके भीतर तो कुछ सवाल मुस्लिमों को लेकर भी हैं। बहुत सारे सवाल उस कट्टर हिंदुत्व को लेकर भी हैं जिसको बार बार परोसा जाता रहा। वो क्या करेगा? और अगर चुनावी जीत नहीं मिल रही है तो वो पूरा एजेंडा क्या गायब हो जाएगा? तो क्यों नहीं हम किसी विकल्प के चेहरे को देखें? ये दूसरी परिस्थिति है। और तीसरी परिस्थिति यह है कि इन सब के बीच जो बिसात और जो फिलॉसफी कहिए, थ्योरी कहिए, जो भी परोसी जाती रही 10 बरस तक, उसको कोई एक झटके में कैसे बदल सकता है? इसीलिए बीजेपी के भीतर अलग अलग खांचे में कौन किसके साथ खड़ा है, जिसके पास पद नहीं है, जिसको पद से हाशिए पर ढकेल दिया गया, जिसको हाशिए से पद पर ले आया गया, क्या यही चेस खेली जाती रही पूरे 10 बरस के भीतर? और एक अपनी बीजेपी को इस दौर में मोदी और शाह ने बना लिया और खड़ा कर लिया। यानी वो पूरी की पूरी विचारधारा जो इससे पहले अलग अलग मुद्दों के आश्रय प्रभावित करती थी, वो आर्थिक नीतियां हो, सामाजिक परिस्थिति हो, इस देश के भीतर में वोटरों के पास जाने, सब कुछ खारिज हो गया। और एक झटके में बात निकलते निकलते शुरुआत में चुनावी जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही जीत का प्रतीक बन गया। और चुनावी हार और खिसकते हुए जनाधार के बीच अब यह सवाल है कि सबको समेटा कैसे जाए। और जब समेटने की बात आई तो जो समेटने वाले कार्यकर्ता हैं उनके भीतर यह सवाल है, चेहरा तो कोई दूसरा होना चाहिए। और यह सवाल अखिलेश और राहुल के जरिए दिल्ली को अब परेशान कर चुका है। इसीलिए बैठक के बीच में इंडिया गठबंधन से जुड़े छत्रपों को लेकर भी खुला सवाल भी है और जिन्हें साथ लाया गया उनको लेकर भी सवाल है। यह सवाल अजीत पवार को लेकर भी है, यह सवाल एकनाथ शिंदे को लेकर भी है, यह सवाल शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी है और यह सवाल केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी है। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब कौन कैसे देगा जब एक कमरे के भीतर लगभग 30-35 नेता बैठकर भी ये बात पर सहमति बना ना पाए कि सब एकजुट कैसे होगी और पुरानी परिस्थितियां कैसे लौटेंगी, यानी पुराने अच्छे दिन कैसे लौटेंगे। तो एक जवाब तो हर किसी के पास है। पुराने अच्छे दिन आपके लौटे या ना लौटे, लेकिन अच्छे दिन का वादा और अच्छे दिन का नारा देते देते 2024 तक की परिस्थितियों ने बतला दिया कि सब कुछ सिर्फ सत्ता का खेल हो रहा था। और इस बार वही सत्ता का खेल उस टेबल पर आकर खड़ा है जिसके इर्द गिर्द लोग आपस में एकजुट नहीं हैं। और मीटिंग का स्वाद बतलाता है कि राजनीतिक तौर पर अपने अपने राज्यों में लौटकर अभी भी सभी को एक ही नाम, एक ही चेहरे, एक ही नीतियों को लेकर गुणगान करना है। और वो नाम कोई दूसरा नहीं है, वो नाम एक ही है। और उसी नाम को लेकर लड़ाई बीजेपी के भीतर है, इनके बाद कौन। और इस लड़ाई को तत्काल में रोका गया है। अभी मत लड़िए, टाल दीजिए, पहले समझ लें अपनी जमीन कितनी बची है, बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। तो फिर लखनऊ और दिल्ली अलग नहीं है, सभी एक ही नाव पर सवार हैं। और यह सच अब हर कोई समझ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।